बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग नई शिक्षा नीति के अनुसार अब सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षाएं होंगी और सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाइयां होंगी। और इसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर, आप दैट मीन्स यू आर इन अ फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, अब इसमें फर्स्ट सेमेस्टर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से इसमें नजर आ रहा है कि क्रेडिट 6 है, आपका टोटल क्रेडिट 6 है और इसमें मार्क्स 25 + 75 दिया हुआ है। इसका मतलब 25 का इंटरनल, 75 का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होंगे। अब इसी के अनुसार जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है पार्ट 1 जिसमें आप देख सकते हो, और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 2 में ग्रामर पोर्शन है जो कि नीलम मैम, डॉक्टर नीलम शर्मा मैम पढ़ाएंगे आपको, और जो पार्ट 1 है वो आपका मेरे पास है, जिसको आप विस्तार से देख सकते हो। इसमें जो इकाई यानी यूनिट 1 है, क्लियर दिख रहा है कि इसमें संस्कृत वांग्मय यानी कि इस वांग्मय अर्थात साहित्य में जो भी ज्ञान विज्ञान है, गौरव संबंधी जो नई खोजें हैं, दर्शन संबंधी बातें हैं और ज्योतिष की संबंधित किताबें हैं, उनके प्रसिद्ध विद्वान हैं, आयुर्वेद, अर्थवेद, विज्ञान और संगीत से रिलेटेड कुछ भी किताबें हैं, उनका सामान्य अध्ययन किया, यानी कि पुस्तक का नाम, उससे रिलेटेड कुछ जो विशेष बातें हैं वो। उसके साथ जो ख खंड है, फर्स्ट यूनिट का ख खंड है, उसमें है संस्कृत काव्य एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। इसके पूर्व की कक्षाओं में भी आपको इस संबंध में बताया जा चुका है कि जो संस्कृत काव्य है वो मूलतः कई विधाओं पर आश्रित है, यानी वो काव्य महाकाव्य हो सकता है, वो नाटक के श्लोक हो सकते हैं, वो गीति काव्य हो सकता है, वो खंड काव्य, मतलब उसका एक पूरा एक्सप्लोर है। तो वो सभी विस्तार से ना पढ़ को आपको उन किताबों के बारे में जानना है, यानी वो पुस्तक कौन सी विधा का है, उसके राइटर कौन है और वो राइटर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उनकी क्या विशेष बातें। ठीक, दूसरी बात कि अगर कोई महाकाव्य है तो उसके प्रथम आचार्य कौन है, महाकाव्य का सृजन किसने किया, आदि कवि किसे कहा जा रहा है। इस रेफरेंस में वाल्मीकि, वेदव्यास और कालिदास को विशेष रूप से लिया। तो आप इस चीज को समझेंगे कि वाल्मीकि कौन थे, आदि कवि थे। क्यों आदि कवि थे? क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही काव्य का सृजन हुआ था। उन्हीं के ही मुख से एक श्लोक निकला, एक छंद निकला, आर्या छंद, जो कालांतर में श्लोक के रूप में और विख्यात हुआ और उन्होंने कविताएं और काव्य पाठ करना शुरू किया। इसी क्रम में वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। तो ऐसे ग्रंथ की रचना करने वाले वाल्मीकि और वेदव्यास अति प्राचीन और आदि कवि कहे जाते हैं। वैसे विशेष रूप से वाल्मीकि ही आदि कवि है। कालिदास की बात करें तो कालिदास संस्कृत साहित्य का कोई भी ऐसा विद्वान या पाठक या श्रोता या हम जैसे सामान्य जन नहीं होगा जो कालिदास को नहीं जानता। कालिदास को इवन विदेशों में भी, जो फॉरेन जर्मन है और अमेरिका है, वहां पे काफी शोध होते हैं और आज भी होते हैं, वो रिलीवेंट है, प्रासंगिक है, आज भी कालिदास प्रासंगिक है। तो उसको देखते हुए आपको उनकी जो 7 रचनाएं हैं वो क्लियरली पता होनी चाहिए कि उनकी 3 नाटक हैं, 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं। तो इस तरह से आप इस चीज को जानेंगी तो वो आपका यही जो विशेष पार्ट है उसको कवर करना है। इसके साथ ही आपको आता है, या कालिदास के एक तरह से सोच लीजिए 3 जो नाटक है कौन कौन से हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्नि मित्रम है और विक्रमो उर्वशी है। ये 3 उनके नाटक हो गए। जब आगे आप और क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो आपको, जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, पोइट्री, प्रोज, उसको डिवाइड करते हैं कि इसका ये आएगा, इसमें नॉवेल में आएगा, उसी तरह संस्कृत की भी जो विधाएं होती हैं वो कई भागों में विभाजित होती हैं। मतलब उनको एक क्राइटेरिया दिया जाता है उनके लक्षण और उनके सिद्धांत के आधार पर कि ये इस ग्रंथ के अंतर्गत आएगा, ये इस ग्रंथ के अंतर्गत आएगा। तो कालिदास ने 3 नाटक लिखा, एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, एक मालविकाग्नि मित्रम और एक विक्रमो उर्वशी। ये 3 नाटक है जो बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। उसके बाद आता है उनका खंड काव्य। खंड काव्य उनका 2 है, एक है मेघदूतम और दूसरा है ऋतु संहार। इसे खंड काव्य को गीति काव्य भी कहेंगे। अब तुम कहोगे कि मैम आपने अभी नाटक की बात कही, तो ये खंड काव्य क्या है या गीति काव्य क्या? आप शब्द तो बता रहे हो पर ये नहीं बता रहे ये क्या चीज है। तो इसके लिए ये है गीति काव्य, यानी कि जब किसी भी एक चरित्र के
किसी एक पक्ष का विस्तार से वर्णन किया जाए, उसके उदात्त निरूपण किया जाए, उसको विस्तारित किया जाए और उसका जो विवेचन हो वो मूलतः मैक्सिमम जिसको कहेंगे वो एक दुख पर आधारित हो या ऐसे भाव हो कि वो भाव हमारे हृदय स्पर्शी हो, तो उसे हम गीति काव्य कहेंगे। जैसे कि मेघदूतम है, उसमें मेघ से कोई अपने प्रेमिका के लिए संदेश भिजवाना चाहता है। ये जरा सा टॉपिक है और एक जरा सा टॉपिक पूरा यक्ष या उस नायक के या नायिका के पूरे चरित्र के बारे में चर्चा नहीं होगी, उनके जीवन का एक भाग, उनके जीवन का एक अंग को लेकर के विस्तार किया गया है। तो इसको खंड काव्य तो खंडित हुआ है, किसी के चरित्र से कोई पार्ट उठाया गया है, अलग से लिया गया है, यानी कि वो पूरे को नहीं लेगा, एक हिस्सा लिया गया, इसलिए इसको खंड काव्य या गीति काव्य कहते हैं। तो कालिदास ने दो लिखा है, एक ऋतु संहार और दूसरा मेघदूतम। तो ये आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, कभी इसको विस्मृत नहीं करिए, कभी कंफ्यूज नहीं करिए। अब उनकी जो तीसरी रचना आती है वो आता है महाकाव्य। जैसे कि आपने सुना ही होगा रघुवंशम, आपके सिलेबस में भी है। तो उस रघुवंशम की अगर हम बात करें तो उस रघुवंशम में जैसे नाम से स्पष्ट है रघु, वंशम यानी उनके वंश का। अब रघु कौन थे? वो श्री राम के पूर्वज थे, ठीक। अब उन्हीं के पूरे देखे रघुवंशी राम ऐसा वर्णन किया जाता है। तो उनके पूरी पीढ़ी जब चलेगी, दिलीप आएंगे, उनके पुत्र आएंगे, फिर उनके पुत्र आएंगे, तो वो करके पूरी परंपरा का ही उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है। तो उसका नाम रघुवंशम, और आपके सिलेबस में रघुवंशम का प्रथम सर्ग है जिसमें दिलीप का प्रसंग, दिलीप गो सवा मतलब गो सेवा, कि वो गो की सेवा करते हैं, और वो वर्णन आपके सिलेबस में। तो हम ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे, म्यूट करिए, म्यूट करिए। तो अब उसके बाद आता है आपका रघुवंशम जो कि सिलेबस में है। दूसरा आता है कुमार संभवम। कुमार संभवम जैसा कि नाम से कुछ क्लियर नहीं समझ में आएगा। कार्तिकेय को जानते होंगे, पार्वती और शंकर भगवान के पुत्र, उनके जीवन का वर्णन किया है। कुछ पार्वती के भी और शंकर के भी जीवन संबंधी चीजों को बताया गया है। तो कुमार संभव महाकाव्य में इसको वर्णन किया गया है। तो महाकाव्य 2 हो गए, नाटक 3 हो गए और खंड काव्य 2 हो गए, तो टोटल हो गए 7 रचनाएं। तो इस तरह से जो कालिदास का आपका पार्ट है वो एकदम कवर होता है, किसमें हमें क्या पढ़ना है। बाकी वाल्मीकि और वेदव्यास का भी मैंने बता। इसी क्रम में अब देखिए आते हैं भारवी। जैसे कि आपके सिलेबस में ही है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया साथ ही मैंने कहा था कि इसको आपको कवर करना है भारवी को, कि वो कहाँ किस स्थान पर पैदा हुए, उन्होंने इसके अतिरिक्त क्या कोई और ग्रंथ भी लिखा, किस राजा के आश्रय में कविताएं उन्होंने लिखा, अपने कवि बने, या किसका आश्रय यानी मतलब धन इत्यादि या रहने की व्यवस्था किस राजा की। ये दक्षिण के यानी कि केरल के आसपास की जगह पे इनका जन्म स्थान माना जाता है। और भी विस्तार से उनकी शैली कैसी है, कहते हैं नारियल का फल जैसा होता है कि उसे खोलने में तो बड़ी परेशानी होती है, हम इधर उधर खोलते हैं, उसको फोड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो रस होता है उसका जब पान करते हैं तो सारा हाथ की तकलीफ और दुख दूर हो जाता है, कि इतनी परेशानी से कोई चीज हमें मिला है तो उसका महत्व है। उसी तरह से उनकी रचनाएं भी हैं कि शुरू में तो वो ऐसा जाल सा रहता है, समास का बंध और अर्थ का भी गांभीर्यता, तो वो उनको पहले ओपन करने में बड़ी परेशानी होती है। जब उसका अर्थ हम समझ लेते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि वाह क्या श्लोक है, क्या भाव है, क्या सोच है। तो उस आधार पर उस भारवी की थोड़ी सी व्याख्या आपको समझनी होगी। भारवी, माघ और श्रीहर्ष ये तीनों ऐसे हैं जिनको तीनों ने एक एक महाकाव्य लिखा है, और उसी एक महाकाव्य के कारण वो पूरे संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध हुए और उनका अनुकरण किया गया और लोगों ने उसी आधार पर महाकाव्य की रचना की। तो भारवी का महाकाव्य है किरात अर्जुनीय जिसमें 18 सर्ग हैं। फिर माघ आते हैं, माघ ने लिखा है शिशुपाल वधम। यह महाभारत का ही प्रसंग है जिसमें श्री कृष्ण शिशुपाल को मारते हैं। उसी प्रसंग को विस्तारित करके बड़े ही सुंदर शब्दों, अर्थों और विवेचना माध्यम से उन्होंने इसको किया है। तो माघ की वो जो शिशुपाल वधम है वो आगे एमए की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, तो वो आप समझ लीजिए कि हाँ ये माघ थे, ये किस समय के थे, उनका सन जरूर याद रखिए, उनकी रचनाएं अगर अन्य है तो, और इसके साथ अन्य भी कि कहाँ वो पैदा हुए कहाँ नहीं हुए, वो सब चीजें भी इसको आप जान। एक मिनट में एडमिट कर दूं। अब उसके बाद आते हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने
नैषधीय चरितम नाम का महाकाव्य लिखा। अब देखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर महाकाव्य की चर्चा कर रहे हैं। जिस महाकाव्य, जिसको रघुवंशम महाकाव्य जिसे कालिदास ने लिखा है, वैसे ही महाकाव्य भारवी ने लिखा, माघ ने लिखा और श्रीहर्ष ने लिखा। तो तीनों के एक एक हैं, उनके राइटरों को याद रखिए। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम, माघ का शिशुपाल वधम और भारवी का किरातार्जुनीय। अब इतना आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब फर्स्ट यूनिट की इतनी चीजें क्लियर है। अब 3 चीजें और आती हैं, वो आता है क्या? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनका नाम आप लोग सुने नहीं होंगे, संभवतः ग्रामर की क्लास में भी चर्चा हुआ होगा। तो ये जो पाणिनि है, जो हम आप संधि पढ़ रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं या संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं, वो सब इन्हीं पाणिनि के ही अष्टाध्यायी से आश्रित है। यानी कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो उसका बेस होता है ना, कोई चीज ग्रामर तैयार करते हैं तो उसका एक बेस होता है। तो जो भी ग्रामर ये लौकिक साहित्य का या हम पढ़ रहे हैं, या ग्रामर की जो भी रूपरेखा है, वो पाणिनि की ही देन है। और पाणिनि ने उसको अष्टाध्यायी में लिखा सूत्रों के माध्यम से, यानी छोटे छोटे सूत्र थे, बस मुश्किल से 3-4 पदों के, और उसी को एक्सप्लेन किया कि इस यहाँ पर इस संधि होगी, यहाँ पर ये समास होगा, यहाँ ये नियम चलेंगे, ये निषेध होगा, ये विधान होगा, इत्यादि इत्यादि। इन्हीं क्रमों में इसकी व्याख्या की गई। अब उसके बाद जो कात्यायन है उनका और पतंजलि का ये रोल है कि उन्होंने उसी अष्टाध्यायी को और विस्तृत रूप दिया, मतलब क्लियर किया। सपोज अगर कोई किसी ने अपनी बात कह दी, अब उसी बात को जब हम और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो वो महाभाष्य वृत्ति कही जाती है। तो उसको भाष्य लिख दिया पतंजलि ने, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और कात्यायन ने वृत्ति लिख दिया, जो उनके वार्तिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये जो 3 है महानुभाव है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये मूल रूप से व्याकरण के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें त्रिमुनि भी कहा जाता है, त्रिमुनि व्याकरण, यानी कि इन 3 मुनियों के द्वारा पूरी व्याकरण की संरचना हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसका इतना पार्ट है आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, आप उसमें रेफरेंस में दी हुई है, आप उन बुक को लीजिए, विस्तार से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और ये सिर्फ आपका कितना 10 नंबर का कवर करेगा पेपर। उसके बाद आता है आपका रघुवंशम, फिर किरातार्जुनीयम और नीति शतक। इसके नीति शतक हम लोग क्लासेस में इसको पढ़ ही रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है आपका ग्रामर वाला है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। तो संज्ञा प्रकरण में जैसे कि आपने पढ़ा होगा, माहेश्वर सूत्र है, अड़ इत्यादि, ये सब सूत्रों की चर्चा की गई है। तो उन्हीं की नेटवर्क इशू, हाँ। तो ये जो संज्ञा प्रकरण है और संधि प्रकरण है, आप कहोगे मैम संज्ञा क्या चीज होती है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ। संज्ञा प्रकरण यानी कि किसी को कोई शब्द देना, कोई रूप देना, दिस इज द संज्ञा प्रकरण। ठीक है, जो आपका द्वितीय भाग है यानी ग्रामर वाला पोर्शन है, उसमें 3 मूल रूप से बताया गया। एक है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा यानी कि किसी चीज को नाम देना। मान लो हम कोई काम करने जा रहे हैं, हमारे सामने एक गाय दिखी, ठीक, और एक कुत्ता दिखा। अगर उसका नाम नहीं होता तो तुम क्या बताते? क्या उसे तुम बता पाते कि ये हमें गाय मिली थी, या कोई कुत्ता मिला था, या रास्ते में कोई मनुष्य मिला था? हमने सबको नाम दिया, नाम दिए तभी हम उसको पहचान पाए। इसीलिए संस्कृत में जो सूत्र थे, जो ग्रामर थे, जो विधान था, जो नियम था, उसको एक एक नाम दिया गया। उसी नाम को संज्ञा प्रकरण कहा जाता है कि इनको अच संज्ञा दो, इनको हल संज्ञा दो, इनको जो है यड़ संज्ञा दो, सबको अलग अलग संज्ञा से परिभाषित किया गया। उसके बाद आता है संधि प्रकरण। जैसे कि साधारण हिंदी में भी देखते हो, जब हम किसी नाम को लेते हैं, किसी शब्द को बोलते हैं, तो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बनता है। तो उन जब 2 या 2 से अधिक वर्ण यानी कि क, च, अ, उ, ये सब हो सकता है, इनका मिलकर बनता है, तब उसे हम संधि कहते हैं। संधि मतलब किसी चीज का मिलन हो रहा है। लेकिन वही जब 2 या 2 से अधिक पदों का मिलन हो, जैसे कि जल पंकज, जल पंकज,
तब वो उसे हम समास कहते हैं। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है वो ग्रामर का है, वो उसमें आपको नीला मैम पढ़ाएंगे, वो उनके सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन जो बेसिकली आपका जो पूरा सिलेबस है इतना ही है कि आपको मूल रूप से जानकारी इकट्ठी करनी है, प्राथमिक सभी जितने भी राइटर हैं महाकाव्य के, नाटक के, जो भी जिनका भी नाम दिया उनको अच्छे से अध्ययन करना है। और 3 पुस्तक रघुवंशम, किरातार्जुनीयम और नीति शतक, इन सभी पुस्तकों के जितने भी श्लोक बताए गए हैं उनकी व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्नों को तैयार करें। तो ये आपका पूरा सिलेबस